हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फनी है। जैसे कि आपको मालूम है, G20 का 18th मीटिंग भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था वासुदेवा कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को एक परिवार बनाएगी और किसी भी आपदा में एक परिवार की तरह एकजुट होकर उस आपदा से लड़ेगी और अपने आप को सुरक्षित रखेगी। G20 के इस सक्सेसफुल मीटिंग के बाद हमारे पड़ोसी देश को मिर्ची लगना आम बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सच बोलना जानते हैं, खासकर कुछ मीडिया वाले हैं जो सच मानते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग जिनको मालूम है असलियत क्या चल रहा है। वो पहले की तरह नहीं रहे, गंवार की तरह कि सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते थे, झगड़ा करते थे, जलते थे। अब उनका कहना है कि हम इंडिया से कुछ सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस। कश्मीर में हुई थी तो कश्मीर को ज्यादा डेकोरेट किया गया था या फिर अभी दिल्ली को ज्यादा डेकोरेट किया गया है? अस्सलाम वालेकुम याना जी। वालेकुम अस्सलाम सोएब। कैसी हैं आप? ठीक है मैम? बस शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। इस टाइम पूरी दुनिया में, अगर हम कहें पूरी दुनिया में कहेंगे, ट्रेंडिंग है G20। वैसे तो इंडिया ये पूरा मंथ ही ट्रेंडिंग रहा है, कभी चंद्रयान 3 को लेके, कभी मिशन सन को लेके, कभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फॉरेन विजिट को लेके, पूरा मंथ ट्रेंडिंग रहा है इंडिया। लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग है वो G20 की वजह से है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो कश्मीर में मीटिंग हुई थी, G20 की मीटिंग्स हुई थी, वहां पे ज्यादा डेकोरेशन की गई थी, वहां पे ज्यादा एक मतलब माहौल था, इन्वायरमेंट था, या अभी दिल्ली में? नहीं, देखिए, बात ये है कि दिल्ली को डेकोरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से बनी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया। दिल्ली ऑलरेडी इज अ वेल प्लान्ड सिटी एंड ऑलरेडी वेल डेकोरेटेड सिटी। तो कश्मीर में जो है, जो भी हुआ वो पहली बार हुआ इस तरह का, इतने बड़े पैमाने पर एक इंटरनेशनल डेलीगेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में एफर्ट्स ज्यादा लिए गए। दिल्ली में इतने एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी इसको अच्छे से डेवलप किया और डेकोरेट किया गया है ऑलरेडी। याना जी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सऊदीया के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, सुना था, खबर थी कि वो पहले इस्लामाबाद आएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे G20 की मीटिंग्स के हवाले से, लेकिन डायरेक्ट वो दिल्ली जा पहुंचे हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? और खास तौर पे जिस तरीके से बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, श्रीलंका, अपना सॉरी UAE हो, या इस तरीके से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आजकल इनका जो रुझान है इंडिया की तरफ है, इनकी जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। क्या समझती हैं, इंडिया ने ऐसी ऑफर्स दी हैं कि वो इस तरीके से मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं, या फिर? मुझे बस वो लम्हा याद आ रहा है जब इंडिया को जो है OIC मेंबरान में शमूलियत करने से रोका गया था, और आज वही OIC मेंबरान जो हैं वो घूम घूम के इंडिया आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है, वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वाली फीलिंग हो रही है इन सब लीडर्स को कि अगर हम नहीं गए तो हमने मिस आउट कर दिया, वो वाली फीलिंग। तो यही चीज मतलब मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था। सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया की, जो तादाद है, आई थिंक इंडोनेशिया के बाद इंडिया में है मुसलमानों की। उस कंट्री को OIC ज्वाइन, OIC का मेंबर बनने के लिए जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो पाकिस्तान नहीं उठाया था। और आज देखिए, पाकिस्तान जो है G20 मेंबर्स का नेशन नहीं है और इंडिया है, और इंडिया ने G20 को जो चमक दी है इस साल, मतलब आई डोंट थिंक कि G20 जो पिछले कंट्रीज में हुआ था, आई डोंट थिंक इतनी चमक कभी इसको दी गई जितनी कि इंडिया में होने से इसको मिली है। ठीक है। अभी आप देखिए, खुद ही देखिए, IMF की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो IMF की हेड है। जी बिल्कुल। मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। तो आप सोचिए, इतना इंडिया ने जो है G20 को इतनी ब्रांडिंग कर दी। जस्ट G20 को सिर्फ होस्ट करने की वजह से, इंडिया ने होस्ट किया तो G20 की ब्रांडिंग कितनी बढ़ गई, ये आप सोचिए। और रही बात सऊदी अरेबिया वहां क्यों नहीं गया, वही बात है। देखिए, जब आप एक्साइटेड हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में जा रहे हैं, तो बीच में आप कर्जदारों के बीच में जाके डिप्रेस थोड़ी होंगे। आप ये सोचेंगे कि हम सीधे, यार हम सच धज के अच्छे से तैयार होके हम सीधे इंडिया ही चलेंगे। शायद उनके माइंड में ऐसे कुछ हुआ होगा, इसलिए वो सीधे आ गए हमारे पास। उनको पता है पाकिस्तान जाने से क्या होगा, ठीक वो है। फिर से लोन मांगेंगे।
हम यहाँ कैसे पे डिनाई करेंगे? यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उनकी तरह मुझे भी डेफिनेटली याना जी की ये बात पे मतलब दिल से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखें ये पाकिस्तान के लिए ऐसी बात की जा रही है, लेकिन मुझे ये बताएं क्या याना जी गलत बात कर रही हैं? इस टाइम जो हमारा रिलेशन सऊदीया के साथ है और इस टाइम जो सऊदीया का रिलेशन इंडिया के साथ है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर किसी के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब है तो जरूर आप दे सकते हैं कि भाई याना जी होता ऐसा है कि बाद में हमें ये कहा जाता है कि आप इंडियंस को बिठाते हैं अपने प्रोग्राम पे और वो पाकिस्तान को इस तरीके से डिग्रेड करते हैं, जबकि मैं ये समझता हूं एज ए पाकिस्तानी मुझे लॉजिकल बात करने की जरूरत है। आपने बोला कि एक टाइम पे इंडिया को ओआईसी का मेंबर नहीं बनाने दिया जा रहा था, आज हर कंट्री ये चाह रहा है कि इंडिया हमें इनवाइट करे। मैं अगर फैक्ट पे बात करूं, लॉजिकल बात करूं, तो ओआईसी ने आज तक कौन सा ऐसा मतलब कोई ऐसा जो सा कोई मिशन हो, कोई ऐसी अचीवमेंट हो जो ओआईसी की हो, मुझे नजर नहीं आती। 2.5 साल पहले पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग हुई, कोई उसका एजेंडा नहीं था डेवलपमेंट का या कोई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जबकि इंडिया में और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के जो मुसलमान है वो भी कोई मरे नहीं जा रहे कि इंडिया जो है वो ओआईसी का मेंबर नेशन बने। आज हमारा देश जो है इस पैमाने पे पहुंच गया है, आज हर कोई इंडिया की इतनी इज्जत करता है। आप देखिए जो मुस्लिम मोहल्ले जामिया मस्जिद के आसपास दिल्ली के, वहां कितना जश्न हो रहा है, वहां कितनी रौनक है आज रात, और ये चलता रहेगा जब तक G20 चल रहा है। तो आप खुद ही इसे समझ सकते हैं कि इनको भी कोई मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन हमारे मतलब इंडिया के जो हम सारे मुसलमान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें ओआईसी नेशंस का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। ठीक है। जी। मैम इससे पहले जब G20 की मीटिंग्स होती रही हैं तो वर्ल्ड पावर आपस में एक दूसरे को अपनी पावर दिखाती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है जो भी आया है G20 की मीटिंग्स में उन्होंने ट्रेड की बात की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, और खास तौर पे इंडिया का फोकस अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। 14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। क्या समझती हैं जैसे चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अब इंडिया भी इस तरीके से कंट्रीज को, पूरी दुनिया को मैं कहूंगा साथ लेकर चलने की कोशिश करने वाला है? देखिए इंडिया एक सेंसिबल इन्वेस्टर है। अफ्रीका में इन्वेस्ट करने का रीजन ये है कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब अनटैप्ड है और अनएक्सप्लॉइटेड है, और अफ्रीकन कंट्रीज चाहती हैं कि उन्हें डेवलप किया जाए, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो उनके फॉरेस्ट हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उनके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है जो अनटैप्ड है। तभी इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडिया बेवकूफ कंट्री नहीं है चाइना की तरह की पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन में जाके, फेल्ड प्रोजेक्ट्स में जाके इन्वेस्ट करे जिसमें कुछ रखा ही नहीं है, जहां पे लोग जो है वो खुद ही खफा है, और वो खुद ही अपने हाथों से जो है जो भी सीपैक आपका बना था उसको बर्बाद कर दिया, पूरा खत्म हो गया वो। तो इंडिया जो है हमेशा सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स करता है। जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन मतलब करना चाहूंगा, ये मेरी ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकती हैं कि आपने बोला कि पाकिस्तान जैसे मतलब इस तरीके से कंट्री में, मैं ये समझता हूँ रिसोर्सेज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं। अगर बलोचिस्तान की खास तौर पे बात की जाए वहां पे बहुत से मादनियात हैं, लेकिन मिस मगर कौन से रिसोर्सेस, मैं कौन से रिसोर्सेस आप बताइए गैस मुझे, की गैस की आप अगर बताइए बात मुझे करें कौन से तो रिसोर्सेस। दुनिया का रेकोडेक की बात कीजिए, रेकोडेक की बात कीजिए, रेकोडेक। आप मेरी बात सुनिए, कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? जो नदियां हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है और हमें ही पावर नहीं मिलता, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई, हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है। ठीक है ना? अच्छा, रेकोडेक वो तो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना? वहां के लोग तो खुद पाकिस्तान से फ्रीडम चाह रहे हैं। तो उसको आप उस जगह को किस तरह से नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, एक्सप्लॉइटेबल नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, जहां के लोग जो हैं दे आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द कंट्री। वहां पे एक तरह की वॉर चल रही है, वॉर लाइक क्राइसिस चल रही है। वहां पे चाइना ने आके इन्वेस्ट कर दिया पता नहीं क्या सोच के। तो इंडिया जो है उससे मतलब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस सेंस इंडिया इज मूविंग अहेड। और चाइना की इंडिया से यही प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे जहां सिर्फ मेड इन चाइना की चीजें जाती थी, आज मेक इन इंडिया हो रहा है। इंडिया जो है धीरे धीरे चाइना का मार्केट ले रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट आप बोल लो या मैन्युफैक्चरिंग मार्केट आप बोल लो। वो चाइना को जो इंडिया से है वो एक इकोनॉमिक राइवलरी है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को उसने यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा जो प्रोजेक्ट ही है वो ठप हो गया है।
जी ऐसा ही है याना जी, ठीक है, आपकी बात पे अपनी जगह पे एग्री। देखें, जो चीज है वो मुझे मानने की जरूरत है इस टाइम। और खबर के मुताबिक कश्मीर में, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहां पे प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए जो खंबे थे, जिसे हम खंबे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो से उसे होते हैं, उनको बकायदा तौर पे उखाड़ा गया है और बाहर फेंक दिया गया है। ये मैं बड़ी ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत आप ग्वादर पोर्ट पे देखिए क्या हुआ है, ग्वादर पोर्ट पे क्या हुआ है, जी जो बिल्कुल। ऑयल रिफाइनरीज थे उनको लोगों ने खुद जला दिया है। तो कौन सी आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं? पाकिस्तान में बचा ही क्या? इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2023। मैं मानती हूं कि इंडियन करेंसी भी गिरी है, लेकिन दुनिया की सारी करेंसीज गिर रही हैं। उससे अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन करेंसी उतना गिरी भी नहीं है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना गिर गया, टर्किश लिरा को देखिए, ठीक है ना, ये जिस तरह से हिट हुई है ये करेंसी, उसके साथ मलेशियन रिंगिट, इसके सामने इंडियन करेंसी इतना नहीं गिरी है। एंड इनफैक्ट इसको भी रिवाइव करने के लिए जो है, आप देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुले जा रहे हैं। 23 कंट्रीज हैं दुनिया की जिन्होंने इंडियन रूपी में ट्रेड करने ट्रेड्स के का लिए बिल्कुल। अग्रीमेंट दे दी है। 23 कंट्रीज, जिसमें यूएई आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, नेपाल, भूटान, ये तो चलो पहले से थे, सिंगापुर, तो ऐसी जर्मनी, इजराइल, ये सारे जो है अब इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो आप सोचिए इसकी वजह से हमारी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी आने वाले सालों में। ठीक है। और जबकि ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है मैं पूरे मैं एशिया में। मैं इनफैक्ट ये पूरे बात दुनिया की टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में पाकिस्तान नंबर 2 पे है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? ऐसे जी ही। और मैं, देखे, मैं ये बात तो मानता हूँ और मैं सिरे से ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए। बिल्कुल कंपैरिजन आज के दौर में बनता ही नहीं है। इवन जो कंपैरिजन की बात करता है वो ही एक मतलब लतीफा टाइप हमें लगता है, क्योंकि आज पाकिस्तान का अनपढ़, पाकिस्तान का जिसे कह ले कि आप जिसने स्कूल या कॉलेज को नहीं देखा, वो भी ये बात करता है कि भाई इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, तो याना जी, आपको नहीं लगता कि नेबर साथ है, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी वाह, दुनिया से हम भी तो वो आते हैं। हमें सोचना है, वो हमें सोचना है। हमें क्या जरूरत है सोचने की? जिसको जरूरत है वो सोचे कि किस तरह नेबर को साथ लेके चले। पहले तो जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाना बंद करो, स्टार्ट विद दैट। और जो 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 जिनको पनाह दी है, मैं आपके हर शो में यही बोलती हूँ, जिनको पनाह दी है उनको कर लो इंडिया के हवाले बस। उसके बाद देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। जिन जिनको चाहे वो मुझे उनके नाम नहीं लेने, आप खुद जानते हो मैं किसकी बात करी, जी बिल्कुल। जिनके डॉसियर दो, दिए गए। दो खास तौर पे दो चार बड़े नाम हैं जो जो कि कहा जाता है कि कोई कराची में कहा जाता है, कोई लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है। अगर हाँ, अगर मौजूद सबको है तो पता है कहाँ है डेफिनेटली, जी। डेफिनेटली जी उन्हें जो है, और खास तौर पे वो सिर्फ इंडिया को वांटेड नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वांटेड है, जिनकी आप बात करना चाह रही हैं। खैर, हम ये कहेंगे कि एक चीज मुझे बताइएगा, जो इस टाइम पे यूएस की स्पोक पर्सन है या यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें हिंदी कौन सिखा रहा है? मतलब आए दिन वो हिंदी में ट्वीट करते हैं। और ये मैं अपनी भी करेक्शन करता चलूं, मैंने पहले एक दो प्रोग्राम में बोला कि उर्दू में ट्वीट की गई, नहीं उर्दू में नहीं, हिंदी में ट्वीट की गई। तो एक ट्वीट में उन्होंने बोला हम भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और एक ट्वीट में उन्होंने प्रॉपर हिंदी के वर्ड यूज किए जो कि मुझे उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने आते। तो ये हिंदी उन्हें कोई वहां पे स्पोक पर्सन का बैठा हुआ है जो कि बताता है, या फिर अपने तौर पे ही? देखिए, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कल्चर जो है वो सिर्फ मोदी जी के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए नहीं हो रहे। आपको देखिए, आप डायनामिक समझे जो आज दुनिया में हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया भर की, उनके सीईओ जो है मैक्सिमम जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है। और जो गवर्नमेंट में लीडर्स भी बन रहे हैं दूसरे देशों में, वो भी इंडियन ओरिजिन के। आप देखिए आयरलैंड का जो पीएम है वो इंडियन है, ऋषि सुनक सिंगापुर के भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बहुत सारे देशों में जो की बात, बॉलीवुड जो है वो हर एक कंट्री में फेमस है। चौथी, वो वोट भी करते हैं उन कंट्रीज में, और काफी बड़ी कम्युनिटी इंडियंस की। हर एक मोस्टली हर एक कंट्री जो कोई मतलब जिसकी कोई वैलिडिटी है, जो मायने रखती है, हर एक कंट्री में एक इंडियन कम्युनिटी होती है, वो काफी बड़ी होती है, और वो वोट भी करती है उस कंट्री में। तो हाँ, आपको समझनी चाहिए सारी बातें। और इंडियन खाना जो है वो हर कोई एंजॉय करता इसके है। एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स में आप देखिए सबसे ज्यादा जो महंगा क्विजीन है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्विजीन्स इन द वर्ल्ड इज द इंडियन फूड।
आप इंडिया के बाहर जब इंडियन फूड खाएंगे सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो ये कुछ रीजंस है कि लोग जो है इंडियन कल्चर को एंजॉय करते हैं, इंडियन लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं, इंडियन मूवीज को एंजॉय करते हैं, तभी वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इसको सीखना चाहते हैं। तो हिंदी जो है वो ऐसी लैंग्वेज बनती जा रही है जो एक जमाने में इंग्लिश थी, मतलब हर किसी को इंग्लिश सीखना था, वो एक ट्रेंड था ना, कि हर किसी, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो बोलते थे कि इसको इंग्लिश नहीं आती, व्हाट अ लूजर। लेकिन आज वो हिंदी का ट्रेंड उस तरह बन गया है, ओह माय गॉड शी नोस हिंदी, अमेजिंग, ऐसे हो गया है। तो ठीक है हिंदी भाषा ने दुनिया पलट दी है एक तरह से। जी नाना जी, फिर इसमें एक चीज तो पाकिस्तानियों के लिए आसानी होगी, हमें इंग्लिश चाहे आए ना आए, मुश्किल हो हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब है हम ये तो कह सकेंगे, अगर ये वर्ल्ड लैंग्वेज बनती है हम ये कह सकेंगे भाई हिंदी तो हमें आती है, हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं, ये तो हमें फायदा होगा। नहीं नहीं, हिंदी तो नहीं बोलते आप लोग, एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो हिंदी और पर्शियन का मिक्स है, ऐसे जिसकी ही अपनी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जो है आप लोगों ने पिछले 60-70 सालों में ऐसे बना दिया था जी, उर्दू को एक ट्रेंड बना दिया था, उर्दू शायरी, उर्दू ये, उर्दू वो। लेकिन हिंदी को ये कभी बीट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हिंदी जो है इसका भी एक अंदाज है जो, इट्स अनफॉर्चुनेट कि इंडियंस खुद अपनी भाषा को भूल चुके थे। ठीक है ना, इनकी भाषा में जो कविताएं हैं, जो कुछ श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक, ये जो है ये ज्यादा पावरफुल है उर्दू शायरी से। आई मीन उर्दू क्या, उर्दू तो कोई गिरा हुआ टेररिस्ट भी बोल लेता है। लेकिन हिंदी जो है वो बहुत ही हाई, जो स्कॉलर्स टाइप के लोग हैं, जो वेद वेदांत पढ़ते हैं उस टाइप के लोग हैं, वो जो प्योर हिंदी है वो उस टाइप के लोग, हाईली एजुकेटेड स्कॉलर टाइप के लोग ही प्योर हिंदी, जिसमें थोड़े संस्कृत के वर्ड्स भी आते हैं, प्योर हिंदी वो लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आप फर्क देखिए। जी ठीक है। याना जी, फ्यूचर में आप क्या देख रही हैं, और अभी खबर ये आ रही है, फ्यूचर से अगर याद आए तो खबर ये आ रही है कि रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया और रशिया मिलके आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, जिस तरीके से अभी यूएस की तरफ से वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाता है, या जो भी वर्ल्ड पावर होती है उसकी तरफ से एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाता है, आने वाले टाइम में रशिया और इंडिया मिलके वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। ये आने वाला टाइम कितना दूर है और क्या ये पॉसिबल है? जहां तक मुझे पता है, इंडिया की नीति हमेशा ऐसी रही है कि वो हर एक कंट्री के साथ बना के रखना चाहता है। मतलब इंडिया की नीति कभी, जब तक मोदी जी हैं तब तक मैं कह रही हूँ, जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कुछ कंट्रीज के साथ लॉबिज्म करके बाकी कंट्रीज को साइडलाइन किया जाए, बिल्कुल नहीं। वासुदेव कुटुंब जो है एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, जिसमें इंडियंस यकीन रखते हैं, इंक्लूडिंग सनातनी मुस्लिम्स जो है वो भी इसमें यकीन करते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक फैमिली है और हमें फैमिली की तरह रहना है। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की लॉबीज्म कभी इंडिया करेगा या फेवरेटिज्म कभी इंडिया करेगा, जहां तक। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी भी कंट्री ने किसी तरह की हॉस्टिलिटी दिखाई इंडियन पॉलिसीज की तरफ, तो डेफिनेटली उसको टैकल करने की नीति अलग होगी इंडिया इंडिया की। मगर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना ये सब, आई डोंट थिंक दैट्स नहीं, गोना हैपन। इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब मिलके जी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए बेनिफिट होगी, पूरी दुनिया उससे फायदा उठा सकेगी, जो कंट्री भी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहेगा वो उसको फॉलो कर सकेगा। मेरा मकसद ये था बात करने का। नहीं, डेफिनेटली डेवलपमेंट मॉडल एक इंडिया ने ऑलरेडी सेटअप करके दिखा दिया दुनिया को कि अगर एक अच्छा लीडर चाहे तो इंडिया की जो पावर है, जो रिसोर्सेस है, उसको यूज करके कैसे एक ग्लोबल लीडर बनाया जाए, कंट्री को एक ग्लोबल जायंट, सुपर जायंट, इकोनॉमिक जायंट बनाया जाए। जिस तरह से अभी इंडिया उस मुकाम पे पहुंचा नहीं है, मगर उस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, ये हर कोई देख पा रहा है। जो 2030 तक जो मोदी जी का जो सपना है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इसको बनाने का, उस तरफ ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये इसी का डर जो है चाइना को भी। जी ऐसा ही है। याना जी, यहीं पे हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में आप एज ए कश्मीरी, वैसे तो आप इस टाइम मेरा ये सवाल करना बनता है कि एज ए इंडियन आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन इंडियन कश्मीरी हैं आप, तो एज ए कश्मीरी क्या फील करती हैं, क्या प्राउड फील करती हैं कि जिस तरीके से हर टाइम पे हम यहाँ पे, ये नहीं कि हम इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगे कि भाई इंडिया ट्रेंडिंग है, इंडिया ट्रेंडिंग है। बिलीव मी, पाकिस्तान के हर एक पाकिस्तानी इस टाइम, ये जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो
वो ये बात करता नजर आ रहा है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, आने वाले टाइम में 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, इंडिया ने ये डेवलपमेंट कर ली। तो आप क्या फील करती हैं ये सब सुन के, ये सब देख के? अभी जीतने के लिए और बहुत सारे मुकाम हैं, अभी आपको और जलील होना है, आप होते रहेंगे। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया से, तो अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप भी उसी तरह खुश होंगे जैसे आज इंडिया का हर मुसलमान खुश है, प्राउड फील करता है, इंक्लूडिंग कश्मीरी मुस्लिम। कश्मीर में तो कुछ ऐसा माहौल है, आपने देखा होगा कि किस तरह से, मतलब आपने मेरा भी ब्लॉग देखा होगा जहां मैंने चंद्रयान के बारे में लोगों से पूछा, और वो हर बार कह रहे थे, जो बुजुर्ग है वो कह रहे थे कि हम अपने जो है साइंटिस्ट को दुआएं देते हैं, और माएं बेटियां किस तरह से मतलब इमोशनल होके बोल रही थी कि दे आर सो प्राउड। तो इंडिया आज, अगर आप सिर्फ कश्मीर की बात करें, तो बिकॉज कश्मीर में बहुत ही एक पाकिस्तान सेंट्रिक इन्फ्लुएंस हुआ करता था एक जमाने में, तो मैं कहूंगी कि आज वो जमाना आ गया है कि अगर कोई पाकिस्तान की बात करता है तो हमें भी वो लतीफा लगता है कि उसको शायद कोई सदमा वदमा हुआ होगा, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो आज सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। तो ये बात फॉर श्योर है, और प्राइड मुझे बहुत फील होता है अनडाउटेडली। लेकिन एक चीज और फील होती है जब आप पाकिस्तान में ट्रेंडिंग वाली बात करते हैं, मुझे एक और चीज जो आजकल थोड़ी सी मतलब मुझे अजीब लगती है कि एंड ऑफ द डे आप सब पाकिस्तानी हो, बजाय इसके कि ठीक है आप इंडिया को प्रेज करते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे गदर में सनी देओल जी ने बोला था हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये अगर आप लोग भी बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी कंट्री को इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, करते रहना, आई मीन आई फील कि अपनी कंट्री का इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। क्रिटिसिज्म ठीक है, चलिए क्रिटिसिज्म भी मान लिया कि ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से जो है सोल्यूशंस बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं। जब यूथ, जब नौजवान खुद वॉइस आउट करते हैं कि भाई हमें ये, हम यहाँ पर हमारी कमियां हैं, हमें इसको फुलफिल करने के लिए ये सोल्यूशंस निकालने हैं, तब कोई बात बनेगी। लेकिन अपनी कंट्री का मजाक बना के रख देना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट इन गुड स्पिरिट। डेफिनेटली। और बहुत से लोग ऐसा देखें, जी आपने अभी शायद में भी कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाए कि भाई याना जी को आपने पहले से बोला था कि आपने ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। बिलीव मी, ना हमारी ऐसी कोई डिस्कशन हुई, ना इस चीज के ऊपर हमने कोई बात की, ना हमने ऐसा किया। लेकिन यही बात जब मैं करता हूँ कि भाई आप लोग करो, इंडिया की तारीफ करो, जो अचीवमेंट है उसके ऊपर आप टॉपिक को वीडियो रिकॉर्ड करो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि देखने वालों को भी पता चलता है कि भाई ये मजाक बनाया जा रहा है, देखने वालों को भी पता चलता है, सिर्फ व्यूअर्स को खुश करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं तो फिर थोड़ा सा शायद ये लोगों के माइंड में आता है, या कुछ यूट्यूबर्स के माइंड में आता है कि शायद व्यूअरशिप का चक्कर है, या कुछ इस तरीके से ये इस वजह से बात कर रहा है। अब देखें, इंडिया वाले खुद भी यही कह रहे हैं, और बिलीव मी, मैंने इन्हें नहीं बोला था कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है, मैं तो खुद हैरान हुआ, बल्कि खुश हुआ कि भाई वहां से भी अब ये बात हो रही है कि थोड़ा सा होश की हम लोग। जब इंडिया कांग्रेस के जमाने में, जब इंडिया डाउन इन द डंप्स था, जब इंडिया को ऐसे देखा जाता था कि कोई गरीब मुल्क है, जस्ट सो दैट वर्ल्ड बैंक से पैसा आते रहे और उनकी तिजोरियां भरती जाए, डेवलपमेंट नहीं होता था, जब जॉब्स की प्रॉब्लम होती थी, जब सिर्फ इंडिया को ऐसे दिखाता था कि एक सिर्फ स्लम्स वाली कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ स्लम्स है, इस तरह का एक पिक्चर दिखाया जाता था। इवन उन दिनों में भी अगर आप देखते, आप किसी इंडियन को नहीं पाते अपनी देश का मजाक उड़ाते। ठीक है, आज तो हम किसी और ही लेवल पे पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब हम गिरे पड़े थे कांग्रेस के जमाने में, तब भी आपने किसी इंडियन को नहीं देखा होगा इंडिया का मजाक उड़ाते हुए फॉरेन टीवी पे जाके, एक्सेप्ट फ्यू पेड पीपल, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्यू पेड पीपल जो आज भी वही काम करते हैं। आज इंडिया कहाँ पहुंच गया, लेकिन आज भी ये लोग बेवकूफों की तरह, जैसे मैंने कहा ना, लतीफे दिखते हैं जब जाते हैं न्यूयॉर्क पोस्ट पे, वॉशिंगटन टाइम्स पे, इधर उधर जो यूएस चैनल्स पे, यहाँ वहां जाके चाइना का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, इंडिया को बैश कर करके, इंडिया को एक टूटी हुई कंट्री दिखाकर। लेकिन इन कुछ पेड जर्नलिस्ट के अलावा आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई इंडियन, अगर आप रास्ते पे माइक लेके चले जाओ, तो कोई भी इंडियन अपनी कंट्री को, उस जमाने में भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडिया को इस तरह से जलील कर रहा होगा मीडिया के सामने, जैसे पाकिस्तान के लोग करते हैं। तो मुझे हैरानी है कि ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है आपका। एक जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था इमरान खान, उसकी क्या हालत कर दी, किस तरह से उसे घसीट के जेल ले गया, कौन सी हालत उसकी कर दी, किस तरह से, मतलब वहां
मौलवी मौलाना किस तरह से पेश आते, कैसी बातें करते, किस तरह के एसएमएस, किस तरह के एमएमएस निकलते हैं। जी देखें। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अब एक लाइक मुझे इंस्पिरेशन देता है और नई वीडियो बनाने के लिए जोश देता है।